तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, बॉन्ड एंगल, और 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था बॉन्ड एंगल, मैंने तुम्हें बताया था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, कब, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, और अगर हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या फिर कह लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था सेंट्रल एटम के साइज के। और जब ये तीनों चीज़ें भी सेम हो जाएं तो मैंने तुम्हें बताया था फिर लास्ट फैक्टर क्या था कि बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। तो आज हम बॉन्ड एंगल पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल इन 5th A एंड 6th A ग्रुप हाइड्राइड्स। 5th A और 6th A ग्रुप के हाइड्राइड में हमें बॉन्ड एंगल पढ़ना है। तो देखो 5th A में कौन कौन से हाइड्राइड आएंगे, NH3, PH3, ASH3, SPH3 और BiH3, ये हाइड्राइड है ना 5th A के। 6th A के हाइड्राइड देखो ज़रा, 6th A के हाइड्राइड ये आ जाएगा H2O, H2S, H2SE, H2TE। पोलोनियम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो ध्यान से समझना। देखो अगर तुम 5th A ग्रुप की बात करो तो यहाँ 5th A ग्रुप में हाइड्राइड अमोनिया ले लिया तुमने, तो देखो यहाँ 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3, 1 लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाता 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता ना, 109 डिग्री 28 मिनट होता। लेकिन 1 लोन पेयर है तो ठीक है, कम हो जाएगा, 109 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ लगभग बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107, यहाँ कितना हो जाएगा 107 डिग्री, सही है ना। अब इसके बाद तुम अगर इसमें कंपेयर करो H2O में, तो देखो यहाँ 2 तो हाइड्रोजन हैं और 2 क्या हैं, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3, 2 लोन पेयर। अब अगर sp3 होता, 0 लोन पेयर होता तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर तुम देखो 2 लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर में रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना कम होगा, इसका 107 था, यहाँ पर 1 ही लोन पेयर था, तो इसका कितना हो जाएगा, थोड़ा और कम कर लो, 104 डिग्री मान लो, यहाँ कितना हो जाएगा। अगर sp3 है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तब तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ लोन पेयर इन्वॉल्व है, और अगर लोन पेयर इन्वॉल्व है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, कल मैंने बताया था बॉन्ड एंगल के लिए एक ये भी बताया था ना पैरामीटर कि बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। तो ठीक है, यहाँ 107 डिग्री हो गया, और यहाँ कितना हो गया। उसके बाद मैंने अगला फैक्टर बताया था, अगर तुम NH3 और PH3 को कंपेयर करने जाओ तो देखो यार, यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी 1 लोन पेयर है, यहाँ पर भी 1 लोन पेयर होगा। बोलो यार, यहाँ पर भी क्या होगा, 1 लोन पेयर। अब दिक्कत क्या है, यहाँ सराउंडिंग एटम, यहाँ भी ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। दिक्कत है यहाँ सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम अलग अलग है। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम अलग अलग हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, तब हम सेंट्रल एटम की तरफ जाते हैं। और कल मैंने एक और पॉइंट बताया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल होना चाहिए, तब जाओगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे होने चाहिए, इक्वल, लेकिन वो इक्वल में 0 ना हो, कुछ ना कुछ लोन पेयर हो। जैसे इस पेयर में तुम देखो 1 लोन पेयर है ना, बोलो हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी दोनों में सेम, 1 लोन पेयर दोनों में है। मैंने यही कंडीशन बताई थी, तब तुम्हें जाना है सेंट्रल एटम की तरफ, जब दोनों कंडीशन सेम हो, बस लोन पेयर 0 ना हो। 0 नहीं, 0 नहीं है। अब देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। या फिर मैंने कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, तो इसका साइज कम है, इसका साइज ज़्यादा है। तो अगर इसका साइज कम है तो बॉन्ड एंगल भी इसका ज़्यादा होगा, हर हाल में ज़्यादा होगा, किसी भी तरीके से देख लो। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से ज़्यादा ही होगा। लेकिन सपोज करो इसका अगर एंगल 107 डिग्री है तो इसका कितना होना चाहिए, थोड़ा और कम मान लो, अरे 16 मान लो, या 105 मान लो, या चलो 104 मान लो। चलो बहुत कम मानना है तो 100 मान लो, इतना तो मानोगे। लेकिन जब देखा इसका एक्सपेरिमेंटली एंगल, बॉन्ड एंगल, तो इसका बॉन्ड एंगल था 93 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल कितना था। और उसके बाद जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो इसका था 92 डिग्री, इसका था 92 डिग्री, और इसका 91 डिग्री।
बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे ही तुम यहाँ देखो, दूसरा वाला केस ले लो। जब हम बात करेंगे H2O और H2S की, H2O और H2S, तो देखना ज़रा समझना, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ भी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। बोलो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 2 लोन पेयर, सब कुछ सेम है, सारी कंडीशन सेम है। वही पहले के 2 फैक्टर सेम हो गए ना, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। तो हम तीसरा स्टेप क्या फॉलो करेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, बोलो यार, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बोलो, H2O का बॉन्ड एंगल H2S से ज़्यादा होगा, होना ही चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो जब तुमने यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेक किया तो ये तो 104 था, तो ठीक है, थोड़ा सा कम, 102 मान लो, 100 मान लो, ठीक है ना यार। यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रल एटम चेंज हुआ है तो इसका अगर 104 है तो इसका कितना मान लो, 102, 101, 100। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका बॉन्ड एंगल 92 डिग्री था, और इसका जब देखा गया तो इसका भी 92 डिग्री और इसका 91 डिग्री, सही है ना। इनका बॉन्ड एंगल कितना आया, 92, 91। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझना। देखो आइडियली तो क्या होना चाहिए था, अगर ये 104 है तो ये कितना हो जाता, 102, ये कितना हो जाता, 101, क्योंकि वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाते, ये 100 हो जाता, चलो 98 हो जाता, सही है ना। लेकिन यहाँ तो देखो ड्रास्टिक चेंज आ गया, यहाँ तो क्या आ गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो यहाँ पर एक रूल लगता है, वो है ड्रैगोस रूल। कौन सा रूल, ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल ये कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, लिखने को तुम यहाँ H2PO भी लिख सकते हो, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, यानी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा। यहाँ प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। कौन पार्टिसिपेट करेगा, प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कह रहा है इन मॉलिक्यूल में, ड्रैगो ने कहा था इन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। और अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ 107 है तो यहाँ 105 होता, यहाँ 104 होता, लेकिन यहाँ तो देखो 90 डिग्री के पास है ना। बोलो, अब जब भी बॉन्डिंग होगी, समझना मेरी बात को, देखो ध्यान से, ये फॉस्फोरस है तो इसका p ऑर्बिटल होगा, बोलो p ऑर्बिटल होगा नहीं होगा। अब p ऑर्बिटल होगा या तो वो px होगा या py होगा या pz होगा, और बताओ उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। और यहाँ भी देखो 90 डिग्री के करीब एंगल है नहीं है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या ये बात समझ में आ गई? यही बात ड्रैगो ने कही थी, ड्रैगो ने यही बात कही। अब उन्होंने कहा क्या, देखो यहाँ सेंट्रल एटम को तुम चेक करो, कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। यहाँ भी सेंट्रल एटम को चेक करो, कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। तो ये दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, इन दोनों में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और सारे रिजल्ट जैसे आने चाहिए वैसे ही आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और एंगल भी उसी के हिसाब से आ रहा है। एक लोन पेयर में 107 और 2 लोन पेयर है तो 104। तो सेकेंड पीरियड के जो मॉलिक्यूल हैं, सेकेंड पीरियड के जो एटम हैं, उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले हैं, ये थर्ड का है ना, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, बोलो ऐसे यहाँ देखो, ये थर्ड का है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ड्रैगो ने ये कहा कि थर्ड पीरियड और उनके बाद वाले जो एलिमेंट हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। कब? जब वो बनाते होंगे हाइड्राइड। ये भी बात याद रखना। अरे क्लोराइड में होगा, PCl3 में होगा हाइब्रिडाइजेशन, बात समझ में आ रही है? PCl3 में होगा, ASCl3 में भी होगा। सिर्फ यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, ये याद रखना, हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स की। तो उन्होंने दो बातें कही, दो बातें। एक तो ये कहा कि सेकंड पीरियड में तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले जो एलिमेंट हैं, अगर वो हाइड्राइड बना रहे हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा।
और जो सराउंडिंग एटम है, अच्छा सराउंडिंग एटम कौन है यहाँ, हाइड्रोजन। सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होगी, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 से कम होगी तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि उनके प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इसीलिए तो देखो सबका एंगल कितना आ गया, 90 के करीब आ गया। बोलो, ड्रैगोस रूल। ड्रैगो ने कहा था कि अगर सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम इज ऑफ थर्ड पीरियड और मोर, या तो थर्ड पीरियड का हो या उससे ज़्यादा का हो, और तुम देखो इन सब में मिनिमम एक लोन पेयर तो है, यहाँ कितने लोन पेयर हैं, 2, यहाँ मिनिमम एक, यहाँ कितने हैं, 2। देखो तो ड्रैगो ने ये कहा था कि अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा का हो एंड कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर, एंड कंटेन्स एटलीस्ट 1 लोन पेयर, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो the surrounding atom, has electronegativity less than 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो, 2.5 से कम। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो बनेंगे, ऐसे जो सारे मॉलिक्यूल बनेंगे, उन्हीं मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ड्रैगोस मॉलिक्यूल। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ड्रैगोस मॉलिक्यूल। और अगली बात, यहाँ पर किसी तरीके का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन, देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो इनका बॉन्ड एंगल भी उसी हिसाब से आता। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और तुम यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कह सकते हो कि इन सब का, इन सारे मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। याद रखने वाली बातें क्या हैं कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम वो या तो थर्ड पीरियड का हो या उससे ज़्यादा का, बोलो, या तो थर्ड पीरियड का हो या उससे ज़्यादा का। और जो सराउंडिंग एटम है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से कम हो, और यहाँ थर्ड पीरियड के साथ साथ कम से कम 1 लोन पेयर भी सेंट्रल एटम पे होना चाहिए। तो इन कॉम्बिनेशन से जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम बोल देंगे ड्रैगोस मॉलिक्यूल, और ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करो तो 2.1 होगी, कितनी होगी, 2.1, 2.5 से तो कम है 2.1। इसका मतलब हाइड्राइड जो भी है, 5th ए और 6th ए के जो हाइड्राइड है उसमें अगर पहला अमोनिया और वाटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है रेगुलर ज्योमेट्री वाला। अब ये रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, समझना मेरी बात। जब हम VSEPR पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो स्ट्रक्चर है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर पे भी और लोन पेयर पे भी। उसके बाद हमने तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बताया था। हमने कहा था लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। अच्छा, जो बॉन्ड एंगल में चेंजेस भी आ रहे थे, बॉन्ड एंगल में जो चेंजेस आ रहे थे वो भी मेनली लोन पेयर की वजह से ही आ रहे थे। किसकी वजह से आ रहे थे, लोन पेयर की वजह से। जहाँ पर भी लोन पेयर आ रहा था वहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा था। बोलो यार, एक आ रहा था तो उतना कम, 2 आ रहे थे तो और ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा था, और जहाँ 3 आ रहे थे वहाँ उसका और ज़्यादा इफेक्ट आता। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब समझना ध्यान से मेरी बात। अब अगर हमारे पास ऐसी ज्योमेट्री हो, यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें लोन पेयर एब्सेंट हो, जिसमें लोन पेयर एब्सेंट हो, लोन पेयर हो ही ना, हाँ, अगर उसमें सराउंडिंग एटम डिफरेंट भी हैं, सराउंडिंग एटम डिफरेंट भी हैं। तीसरा केस याद करो ज़रा बॉन्ड एंगल का,
मैंने कहा था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ तब जाओगे जब लोन पेयर बराबर हो और कम से कम एक तो हो, जीरो ना हो। अब अगर लोन पेयर जीरो है, लोन पेयर जीरो है, लोन पेयर जीरो है और सराउंडिंग एटम भी अगर डिफरेंट है, लेट्स सपोज सराउंडिंग एटम भी डिफरेंट है, तब भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम। तब भी उन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है, और रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब यही है कि वहां पर लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। देखो अब अगर सुनना, अगर लोन पेयर जीरो है और अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम सेम भी है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है या सेम भी है, तब भी बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा सबका, सेम। सबका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम। देखो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, BF3 BCl3 BBr3 और BI3। अब तुम देखो यहाँ सब में सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सब में डिफरेंट है ना। बोलो यार, सेंट्रल एटम तो बोरोन है, यहाँ भी बोरोन, यहाँ भी बोरोन, यहाँ भी बोरोन, लेकिन सब में सराउंडिंग एटम डिफरेंट। और सराउंडिंग एटम है क्या यहाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है ना। बोलो अब अगर तुम चौथे स्टेप की तरफ गए कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, बोलो तब तो तुम क्या कहोगे, तब तुम ये कहोगे भाई सराउंडिंग एटम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, इसकी है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल सबसे कम किसमें होना चाहिए, इसमें। लेकिन पता क्या चला कि बॉन्ड एंगल सबका क्या है, सेम। सबका बॉन्ड एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, सेम। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है रेगुलर ज्योमेट्री। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर यहाँ कोई नहीं, तो ये बॉन्ड पेयर आपस में एडजस्ट कर लेंगे। बोलो इनके ऊपर किसी तरीके का लोन, यहाँ पर किसी तरीके का भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होगा और इन सब का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम। इन सब का बॉन्ड एंगल होगा सेम। ठीक, ये बात समझ में। इसके अलावा तुम एक और एग्जांपल ले लो। अब सल्फेट का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आएगा ऐसे। तो देखो 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर sp3। और ऐसे ही तुम फॉस्फेट को देखो, यहाँ भी sp3 और 0 लोन पेयर। और यहाँ तुम देखो एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से, बाकी 3 को डबल बॉन्ड से। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यूज हो गए sp3। अब इन तीनों केस में तुम देखो क्या लोन पेयर है किसी के पास, किसी के पास भी नहीं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम, सेम। लोन पेयर सबका सेम, सेम। सराउंडिंग एटम सबके सेम, सेम। दिक्कत कहाँ रही है, सेंट्रल एटम पर। सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। अब तुम अगर लगाने जाओगे जो है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यही तो बताया था। लेकिन उसमें मैंने एक बात और भी तो ऐड की थी कि वो तब करोगे जब सब में लोन पेयर भी क्या हो, सेम। और लोन पेयर भी 0 नहीं होना चाहिए, लोन पेयर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब में लोन पेयर 0 है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा, सबका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम। यार sp3 है और 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल होगा नहीं होगा, बताओ मुझे। टेट्राहेड्रल होगा। और अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल का एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होता ही। तो इन सब का एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो देखो सबसे पहला है NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस। ज़रा हम चेक कर लें, अपने चारों स्टेप लगाएं। तो देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो 1 इलेक्ट्रॉन तो गया, तो यही बचा, ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। लोन पेयर तो है ही नहीं। यहाँ तुम्हें मालूम है बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। इसके बाद इन दोनों मॉलिक्यूल को देखो ज़रा, बताओ यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा NO2 में, बोलो। और यहाँ देखो ज़रा, यहाँ माइनस पहले से ही माइनस है, तो 1 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, 1 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 1 होगा लोन पेयर, ठीक है ना। अब तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो तो ऑड इलेक्ट्रॉन को हम एज ए लोन पेयर काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। लेकिन समझना, रियलिटी में तो यहाँ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या है, लोन पेयर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाहिर सी बात है रिपल्शन लगाएगा, लेकिन यहाँ पूरा पेयर रिपल्शन लगाएगा। तो मुझे बताओ रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा, इस वाले केस में रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा लोन पेयर है और यहाँ पर एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पूरा लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये इस पर रिपल्शन लगाएगा
और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर रिपल्शन लगाएगा तो ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा लोन पेयर, और ज़्यादा रिपल्शन ये लगाएगा तो बॉन्ड एंगल को ये कम कर देगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, NO2+, फिर इसमें OF2, OCl2 और OBr2। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 विद 2 लोन पेयर, यहाँ भी sp3 विद 2 लोन पेयर, यहाँ भी sp3 विद 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम और सेंट्रल एटम भी सेम। तो अब ये तीनों फैक्टर सेम। अच्छा, बॉन्ड जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी सब में सेम, लेकिन जीरो नहीं है। तो हम लास्ट फैक्टर की तरफ चलेंगे। लास्ट फैक्टर होता है कि बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, या फिर कह लो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। तो देखो ब्रोमीन का साइज ज़्यादा तो इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा, और अगर स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। यहाँ पर कंपेरेटिवली कम है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और यहाँ तो साइज सबसे कम है, यानी यहाँ स्टेरिक रिपल्शन कम लगेगा। और अगर फ्लोरीन का जब भी केस आए, फ्लोरीन का केस जब भी आए तो उसको बेहतर यह है कि आप सॉल्व करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। तो देखो यहाँ फ्लोरीन है तो मैंने कहा बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल OBr2। फिर अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आओ। यहाँ देखो H2O है, यहाँ CH3OH है, तो एक तो CH3 होगा, एक H, और यहाँ है CH3। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, sp3 विद 2 लोन पेयर, sp3 विद 2 लोन पेयर, और यहाँ भी sp3 विद 2 लोन पेयर, और सेंट्रल एटम भी सेम है। डिफरेंस किस में है, सराउंडिंग एटम में। यहाँ हाइड्रोजन है, छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे हैं तो स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगा पाएंगे। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप आ गया बड़ा ग्रुप, तो ये स्टेरिक रिपल्शन लगाएगा, लेकिन यहाँ दो मिथाइल ग्रुप हैं, ये सबसे ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन लगाएंगे, और सबसे ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन अगर लगाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा किसका होगा। एक क्वेश्चन है कि PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 डोंट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन SH एग्जिस्ट नहीं करता, और इसी तरीके से तुम देखो IF7 एग्जिस्ट करेगा लेकिन IH7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। देखो फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो यहाँ जो वैलेंस शेल होगी वो होगी 3s और 3p, और साथ ही साथ 3d। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p 3 होगी। तो देखो ज़रा, ये s है, ये p है, और यहाँ क्या है 3d। अब एक बात समझना, हमने तुम्हें पीरियोडिक टेबल में बताया है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं। तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3d की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, 3d की। अरे 3d की तो 4s से भी ज़्यादा होती है, बोलो। यानी इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप होगा, इन दोनों के बीच में किसका गैप होगा, एनर्जी का गैप होगा। तो देखो अब अगर तुम्हें PCl5 बनाना है, इसका मतलब तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, 3d में। ये 3s है, ये 3p है, और ये क्या है 3d। इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप ज़्यादा है। तो अगर तुम्हें 5 बॉन्ड बनाना है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले जाना पड़ेगा 3d में, और वो इलेक्ट्रॉन 3d में कब ले जा पाओगे, जब उतनी पर्याप्त एनर्जी तुम्हारे पास हो, उतनी पर्याप्त एनर्जी तुम्हारे पास हो। यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का, वही समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। इतनी पर्याप्त एनर्जी अगर तुम्हारे पास है तब तुम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के कहाँ ले जाओगे, 3d में। और देखो जो सराउंडिंग एटम है तुम्हारे साथ वो है क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी देखो समझो, अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा का है, और जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा है। सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का,
सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, वो इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा देगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाए, 3D में। और जब 3D में ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन 3D में पहुँच जाएगा तो मुझे बताओ अब कोवेलेंसी 5 हो जाएगी, यानी अब क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ क्या बना लेंगे। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। इसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी और ये तीसरी शेल। अब इस तीसरी शेल में 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा, ठीक है ना। अब इसके बीच में देखो गैप ज़्यादा है, एनर्जी का गैप ज़्यादा है, एनर्जी का गैप यहाँ ज़्यादा है। तो अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, देखो PCl5 कह लो, तो मुझे बताओ इस Cl पे तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, कैटाइन। और अगर कैटाइन बना तो साइज़ क्या होगा, कम। और अगर साइज़ कम हो गया तो 3D का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। 3D का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अरे कैटाइन बना तो साइज़ कम होगा ना, बोलो शेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसी को तो हम बोल रहे हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो शेल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये 3D पास में आएगा नहीं आएगा, और अगर 3D पास में आएगा तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। इसका मतलब PCl5 बन जाएगा, PCl5 तो बन जाएगा। लेकिन ज़रा PH5 की बात करो, तो PH5 की बात करो, तो जब PH5 की बात करोगे तो यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 ही होती है, 2.1। तो ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा ही नहीं पाएगा कि अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ भेज दे, 3D में। या फिर यहाँ से समझो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 3D को क्या करा ले, कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई, ये 3D को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करा पाएगा। या अगर एनर्जी के टर्म्स में समझना चाहो तो इसको ये प्रमोट नहीं कर पाएगा, कहाँ, 3D में, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, 2.5 से कम। तो बात समझ में आई नहीं। तो PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा सेम केस यहाँ SF6 में, सेम केस IF7 में, यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये एग्जिस्ट कर जाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बोलो यार, ठीक, आगे समझो। हाँ लेकिन अगर PH3 हो, अगर क्या हो, PH3, अगर PH3 हो तो वो एग्जिस्ट करेगा। अगर PH3 है तो एग्जिस्ट करेगा, देखो PH3 एग्जिस्ट करेगा, अरे हाइड्राइड ही तो है। और देखो कैसे करेगा, देखो 3 ऑर्बिटल तो खाली है ना 3p वाले, तो यहाँ क्लोरीन की जगह क्या चला जाएगा, H। तो PH3 तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ PCl5 भी एग्जिस्ट करेगा और PCl3 भी एग्जिस्ट करेगा। PH3 एग्जिस्ट करेगा, PH5 एग्जिस्ट। इसी तरीके से देखो SH2 ये तो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा ये SH2 है क्या, H2SE तो है, H2SE तो है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ कितने बॉन्ड बनाना है, बस 2। तो p ऑर्बिटल तो खाली है ना, 2 p ऑर्बिटल तो खाली है, उससे 2 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन SH6 जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो 3D है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, या इसको इतनी प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाएगा कि ये एक्साइट होकर कहाँ पहुँच जाए, 3D में। तो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कि इफ़ द central atom is of third period and electronegativity of surrounding atom is more than 2.5, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करा लेगा, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। डी ऑर्बिटल किस में इन्वॉल्व होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसीलिए PCl5 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है 2.5 से, तो जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन।